इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी एनआईए का स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा जो है हिस्सा लेने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। और सेवा भाव के साथ चलती है तब एक संस्थान केवल भवन नहीं रहता, वह राष्ट्रीय धरोहर, ज्ञानपीठ और सेवा पथ बन जाता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों बहनों, राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहां की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है। यह धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में जो नेतृत्व स्थापित किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है। मित्रों, यही नहीं, मुझे गर्व होता है कि राजस्थान में ऐसी संस्था है जो केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि आयुर्वेद की आत्मा को जीवन रखने का एक माध्यम है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने का विज्ञान। हमारे प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेद के माध्यम से मानव जीवन को समझने और उसे स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी जीवन पद्धति, दिनचर्या, आयुर्वेद, योग, यह सभी हमारी संस्कृति के अंदर है। आयुर्वेद के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में कौन सी बीमारी का आना होगा जिससे परेशानी होगी। हम ये भी जानते हैं कि कौन से महीने में शरीर के अंदर पानी की कमी रहती है, जिसमें पानी ज्यादा पी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम बदलते हुए समय में कौन सी बीमारी होती है, इसको भी हम जानते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में हर मौसम का पूरी तरह से निर्धारण किया हुआ है, और ये पहले से ही विद्यमान है कि हम आने वाली बीमारी को किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जिस मौसम में जो बीमारी होती है उसका आइडिया हमें लग जाता है, और आयुर्वेद हमारा उससे आगे ही उसको काम को करता है, और हमारे शोध भी चलता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने हमारा आयुष डिपार्टमेंट को और योग को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। आज मैं ये बात भी कह सकता हूं कि जो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है, उसमें हमारा आयुर्वेद और हमारा योग भी प्रमुख है, जिससे कि पूरे विश्व में हमारी चर्चा होती है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि वेदों में विशेषकर अथर्ववेद में आयुर्वेद के बीज मिलते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने आयुर्वेद के माध्यम से जीवन को समझा है। हमारे चरक, सुश्रुत,
वांगभट, धन्वंतरी जैसे महान वैद्यों ने इस विद्या को व्यवस्थित रूप दिया है। चरक संहिता में कहा गया है कि शरीर मार्गम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर धर्म का प्रथम साधन है। बिना स्वस्थ शरीर के ना धर्म को प्राप्ति हो सकती है, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की। यह श्लोक आयुर्वेद के मूल दर्शन को प्रकट करता है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। यह शरीर मन और आत्मा को एक समग्र इकाई मानता है और सुश्रुत को जो आज पूरा विश्व शल्य चिकित्सा का जनक मानता है, पंचकर्म, रासायनिक चिकित्सालय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आयुर्वेद के ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के तेज रफ्तार में और भी प्रशंसित हो जाते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच आयुर्वेद को विज्ञान सम्मत वैश्विक और भविष्य उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। उनका स्वप्न है हील इन इंडिया, हील बॉय इंडिया, यानी भारत में उपचार और भारत के द्वारा उपचार। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद को वो सम्मान और महत्व दिया है जिसकी ये विद्या हकदार थी। एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इससे पहले आयुर्वेद को यह संस्थागत सहयोग नहीं मिल पाता था जो इसके विकास के लिए जरूरी था। आयुष मंत्रालय के गठन से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और इस तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता तो इससे भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उनके इस बयान पर वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही अपार है। रणजीत ने यह भी कहा कि जनता द्वारा दी गई उपाधि ही सबसे बड़ा सम्मान है और अगर सरकार उन्हें सम्मानित करना चाहती है तो स्वतंत्र वीर की आधिकारिक उपाधि मान्यता देने पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या सावरकर को भारत रत्न इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत को विभाजित करने में कोई भूमिका निभाई या जेल से दया पत्र लिखा। उन्होंने इस प्रस्तावित सम्मान पर आलोचना करते हुए इसकी उचितता पर विवाद उठाया है। ये मामला भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर से भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तो वो इससे भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार हमलावर हैं। क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बढ़ेगा, लेकिन स्वातंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। I agree with Mohanji Bhagwat that if Bharat Ratna is awarded to Swatantra Veer Savarkar, that award will get glorified. Nothing is required to further glorify Swatantra Veer Savarkar because Swatantra Veer itself is a title which is given by the people of India to him. I feel it's much higher respect already given to Veer Savarkar ji. And our family has also made it very clear since long back that we are not asking for the Puraskar, Bharat Ratna. On the same line, we are thinking on the same line that Swatantra Veer is better this one because it is that title is awarded to him by people of India. देखिए, सावरकर साहब का जो योगदान था वो सबसे पहले भारत के अंदर जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको लॉन्च किया था, जिसको बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया और मुस्लिम लीग ने और इन लोगों ने मिलकर के आपस में सरकारें चलाई। जिस अखंड भारत की ये बात करते हैं उस अखंड भारत का खंड खंड करने का काम तो इन्होंने किया था। तो अब इनको इस बात के लिए सम्मान दिया जाए या इनको उन चिट्ठियों के लिए सम्मान दिया जाए जो इन्होंने जेल से लिख करके माफी मांगी थी, अब ये तय करना सरकार का काम है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें, राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी समारोह में सरकार की ओर से कराए गए कामों का उल्लेख भी किया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही गई। साल 2019 से माफिया के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई। वहीं 269 अपराधी मारे गए। 4000 करोड़ की वसूली माफियाओं से की गई। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, दृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस साल उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ और एक जिला एक व्यंजन योजना को भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण और सुविधाओं का भी विस्तार इसमें समाहित है। ये राज्यपाल ने अपनी अभिभाषण में बताया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र का आगाज आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। राज्यपाल इस पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा, आप लोगों के समय में ये जीरो था, जीरो। 5-7 सालों से आप लोग बस हंगामा ही कर रहे हैं, आगे भी आपका जीरो ही रहने वाला है। राज्यपाल के इतना बोलते ही बगल में बैठे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और विधायक मेज थपथपाने लगे। दरअसल अभिभाषण के दौरान राज्यपाल यूपी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक लगातार नारेबाजी करने लगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर विरोध भी जताया। समाजवादी पार्टी विधायकों का आरोप है कि सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटका रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई प्रभावित होती नजर आई। समाजवादी नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर ठोस जवाब नहीं देगी, तब तक उनका विरोध और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हमारे साथ है और इनका तेवर बता रहा है क्या जो बजट सत्र में होने वाला है विधानसभा में क्या होगा। आज किस मूड में आप लोग चले हैं? विधानसभा सत्र का पहला दिन है बजट सत्र का और उसमें आज राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है। आज जो है बहुत सारे जो मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे SIR का है, फॉर्म 7 जो है कोई औचित नहीं भरने का वजह है। जो भी भरवा रहे हैं वो गलत तरीके से वोट बनवाना चाहते हैं, इसलिए 7 जो फॉर्म है उसका बहिष्कार किया जाएगा, वो नहीं भरा जाएगा। केवल जो है फॉर्म 6 जो है भरा जाएगा। और क्या होंगे मुद्दे सदन में सरकार को? नहीं, आज तो मुद्दे यही है कि फॉर्म 7 जो है वो गलत तरीके से लिफाफे में भर के हमारी विधानसभा सुराव प्रयागराज है 255। हमारी विधानसभा में इतनी गड़बड़ी हुई है, एक बूथ पे 100 वोटें जो है काटने के लिए फॉर्म 7 खुद भर करके साइन करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा। जो जीवित हैं वो उनके यहाँ पहुंच गया है। वो लोग कह रहे मैं तो मृतक नहीं हूँ, मैं तो जीवित हूँ, फिर भी मेरा फॉर्म जो है 7 कहाँ से आया, कौन भरा। तो ये सब मुद्दे पे आज हम लोग क्या खास मुद्दा होगा SIR के बाद? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ कह रहे कि हम प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन बेरोजगारी तो आप सब भी जानते हैं। आप भी थोड़ा मदद करिए हम लोगों की। भाई पत्रकार बंधु जो है वो पूरी बातें हम लोग
बाहर लाते ही नहीं हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। अभी प्रोफेसर वाला आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो है वो उन लोगों ने वो कर दिया है कि रिजल्ट मुद्दा होगा विशेष जो मुद्दा किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए है। जो अमेरिका का भारत का समझौता हुआ है वो किसानों के विपरीत है, बिल्कुल। किसानों को जीरो। और हमारे साथ विधायक जी क्या होगा आज सत्र में? देखिए, हम रायबली से विधायक हैं राहुल लोधी, और जिस प्रकार से एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं और कोई मुद्दा बचा नहीं इसके पास। ये सिर्फ गरीबों को, नौजवानों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी वोट को खत्म कर देना चाहती है। लोकतंत्र की जो आवाज़ है, उत्तर प्रदेश की जो आवाज़ है, उसको खत्म कर देना चाहती है। चाहते हैं लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र आ जाए, और राजतंत्र भारतीय जनता पार्टी के खून खून में बस चुका है। वो चाहते हैं चाहे छोटा से पंच से लेकर के सांसद, राष्ट्रपति तक का उनके घर में हो, उनके परिवार का हो, उनके बीच का हो। तो इन सब मुद्दों को, अहम मुद्दों को हम लोग अपनी बात को उठाने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी के विधायक थे और समाजवादी पार्टी का तेवर बता रहा है कि विधानसभा सत्र का बजट सत्र खासकर कैसा होगा। हालांकि इंतजार करते तमाम मुद्दे हैं। एसआईआर समाजवादी पार्टी के एजेंडे में प्रमुख मुद्दा है, जिस मुद्दे पर सरकार से दो हाथ तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन है। समाजवादी पार्टी के विधायक अपना तेवर बता चुके हैं। हमारे साथ अनिल राजभर जी समाजवादी पार्टी के विधायक आ रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि एसआईआर के मुद्दे पर हम सरकार का घेराव करेंगे। ये देखिए, झूठ फरेब की बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हर समझदार आदमी इस बात को जानता है कि एसआईआर से सरकार का क्या संबंध है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, फॉर्म 7 को लेके कह रहे हैं कि सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी शामिल है, मंत्री लोग शामिल। देखिए, बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हुआ, एक भी सवाल खड़ा करने की स्थिति में कोई नहीं रहा। सिंगल पर्सन आया हो तो आप बताइए। और यहाँ भी जब एसआईआर का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, एक शिकायत करने के लिए कोई सामने ही नहीं आएगा, वो भी जानते हैं। लेकिन कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, कोई बहाना चाहिए सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का। लेकिन किसानों के मुद्दे पे कह रहे हैं कि वहां भी तो सरकार फेल है। उनके कहने से सरकार फेल हो जाएगी? आप किसान के बीच में जाइए ना। किसान आज सरकार के साथ चल रहा है, हमारे कार्यक्रमों से, हमारे नीतियों से पूरी तरीके से संतुष्ट है। अभी हमारा बजट आ रहा है, आप हमारे अन्नदाता किसानों के लिए हमारी जो योजनाएं हैं वो आप देखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल राजभर थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जो मुद्दा है उस मुद्दे में कोई दम नहीं है। सहयोगी हरीश तिवारी के साथ रजनीश पांडे, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र के खेर नगर इलाके में ऑनलाइन गेम खेलते समय युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। युवक को ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दिल्ली में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। बताया गया है कि वो घर पर दोनों कानों में हेडफोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक की ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट गई थी। युवक का बीपी 300 से भी ऊपर था। तो गेम खेलते वक्त युवक की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।